इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स भी आप इनको कह सकते हैं। पहले शिवकांत जी, क्योंकि लंदन में बैठे हैं, शिवकांत जी वहां से आप क्या देख रहे हैं? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो आशंका की जा रही है या बातें की जा रही है मीडिया में, इनमें आपको सच्चाई लगती है या आपको लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा? मानक जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो तब होगा ना जब ईरान के समर्थन में खुल करके, जैसे इसराइल के समर्थन में या इसराइल की रक्षा के समर्थन में खुल करके अमेरिका सामने आ गया है, या यूरोप के देश ये कह रहे हैं कि इसराइल पे अगर हमला होगा तो हम बचाव में उसका साथ देंगे। इस तरह से ईरान के समर्थन में न तो रूस आ रहा है, न आने की स्थिति में है इस वक्त, क्योंकि वो तो फंसे हुए हैं यूक्रेन की लड़ाई में। न चीन आ रहा है, और चीन की ऐसी आदत भी नहीं है, चीन ऐसी गलती नहीं करेगा, कभी भी खुल के किसी लड़ाई में चीन समर्थन में नहीं आता है। तो जब चीन और रूस दो बड़ी शक्तियां हैं, अगर वो समर्थन में नहीं आती हैं तो विश्व युद्ध कैसे होगा? अकेला ईरान पूरी दुनिया से थोड़ी लड़ सकता है। अभी कुछ देर पहले आपके रक्षा विशेषज्ञों ने साफ साफ कहा, और ये बात बिल्कुल सही है, इसराइल के पास अगर हवाई युद्ध होता है, क्योंकि पैदल युद्ध तो होगा नहीं, दोनों की सीमाएं एक दूसरे से बहुत दूर हैं, या तो नौसैनिक युद्ध होगा। नौसैनिक युद्ध होगा तो नौसैनिक बेड़ा अमेरिका का वहां इसीलिए मौजूद है कि नौसैनिक युद्ध आगे न बढ़े। अगर हवाई युद्ध होता है, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो हवाई युद्ध में इसराइल के पास आयरन डोम है और ईरान के पास क्या है? बचाव के लिए कुछ नहीं है। जो आपकी हवाई लड़ाकू विमानों की शक्ति इसराइल के पास ज्यादा है, ईरान के पास नहीं है। मिसाइलें भी उसकी उतनी अचूक नहीं है जैसी इसराइल के पास है। तो कुल मिलाकर के दोनों में को आप मापें तो केवल संख्या बल से ही तो काम नहीं चलता ना। तो यहां दूसरे बल की तरफ देखें तो दोनों की लड़ाई उस तरह से नहीं हो सकती, और ईरान चाहेगा भी कि अब आगे लड़ाई न हो। लेकिन ईरान से गलती ये हुई है, मुझे लगता है कि ईरान का जो नेतृत्व है, खासकर खमेनेई और जो मुल्ला लोग हैं, ये इस डर से कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो कल को हमारे यहाँ हमारे जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ ही विद्रोह में भड़क सकते हैं। आप शेर की सवारी कर रहे हैं ना, आप आतंकवादी गुटों को समर्थन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी इच्छा भी तो आपको पूरी करनी होगी, इसलिए उनको हमला करना पड़ा। हमले में कोई अभी तक क्षति की, मुझे तो जहां तक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, यहां कोई बड़ी क्षति की रिपोर्ट नहीं आई है, और इसकी संभावना भी मुझे कम लगती है। लेकिन उनको हमला करना पड़ा, और हमला करने के बाद अब वो एक तरह से नेतन्याहू के हाथों में खेल गए। नेतन्याहू की शुरू से ये योजना है कि केवल क्या नाम से हिजबुल्लाह को और हुतियों को और हमास को मिटाने से काम नहीं चलेगा। असली जड़ ईरान में है। तो ईरान में या तो सत्ता परिवर्तन हो, या ईरान को कोई ऐसी चोट दी जाए जिसकी वजह से वहां के लोग उनके खिलाफ हो जाएं और सत्ता परिवर्तन हो जाए। और ऐसी चोट जो है वो केवल उसके जो परमाणु कार्यक्रम है, हालांकि मुझे नहीं लगता उनके पास बम है अभी तक, लेकिन उनके परमाणु संयंत्रों में या उनके वैज्ञानिक केंद्र में से एक को भी अगर इन्होंने उड़ा लिया तो उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत तगड़ा पड़ेगा। जहां तक तेल संयंत्रों पर और पाइपलाइन पर हमले की बात है, ये नहीं लगता मुझे कि अमेरिका के हित में है या भारत के हित में है या बाकी पूरी दुनिया के हित में है, क्योंकि ईरान ये धमकी दे चुका है, अगर मेरे ऊपर ऐसा हमला हुआ तो मैं सारी संयुक्त मतलब क्या नाम इसका, जो खाड़ी के दूसरे देश हैं, यूएई है, आपका सऊदी है, उन सबके तेल के कुओं में हम आग लगा देंगे। तो अगर इस तरह से लड़ाई फैलती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है भारत को होगा। हालांकि 60% तेल इस वक्त हम रूस से आयात कर रहे हैं, इसलिए उतना सीधा असर नहीं पड़ेगा। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका तो तेल के मामले में आत्मनिर्भर है इन दिनों, लेकिन ये जो तेल के जो दाम है ये बाजार तय करता है। तो जो घरेलू जो आत्मनिर्भर देश भी हैं उनको भी तेल के दाम तो ऊंचे देने पड़ेंगे। अगर बाजार में दाम ऊंचे चले गए तो न भारत बच पाएगा, न अमेरिका बच पाएगा, न यूरोप बच पाएगा। और महंगाई इस वक्त किसी भी सरकार को, किसी भी क्षेत्र को, चीन को भी मिला लें, किसी को इस वक्त गवारा नहीं है। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई तेल की हो जाए। कोशिश करेंगे कि तेल की लड़ाई ना हो। तो बचते केवल दो विकल्प हैं इसराइल के पास, या तो
वो किसी तरह से न्यूक्लियर किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करे या किसी बड़े नेता को मार गिराए, जैसा कि वो पहले करता आ रहा है। उसने सबसे पहले देखिए आपके कासिम सुलेमानी को तो अमेरिका ने मारा, लेकिन उसके बाद जो है इस्माइल हानिया की हत्या की, और उसके बाद जिस तरह से सेंध लगाई है वहां के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पूरे के पूरे संचार तंत्र में, उससे मुझे लगता है इस वक्त जो ईरान के सर्वोच्च नेता भी हैं उनकी भी सुरक्षा को लेकर के ईरान को बड़ा भारी खतरा होगा, क्योंकि उनकी लोकेशन जो है वो सारे के सारे संचार तंत्र के ऊपर निर्भर करती है, और इन लोगों का जो पता चल रहा है वो संचार में घुसपैठ से पता चल रहा है। इसीलिए ईरान के नेता जो है वो बंकर में चले गए हैं। ये खबरें आ रही हैं उसी वक्त बंकर में चले गए थे। तो सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है किसी बड़े नेता का है ईरान को, या फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का है जिसको वो छिपा नहीं सकते। जहां तक छिपाए हुए हैं, मैंने सुना है कि कुछ पहाड़ों के नीचे जो है वो कुछ इंस्टॉलेशंस हैं जिनको आसान बम से या मिसाइल से तबाह करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नुकसान तो किया ही जा सकता है ना, और उनको आप उठा के कहीं ले जा नहीं सकते। तो ये दो खतरे हैं जो कि हो सकते हैं, और इस मामले में मुझे लगता है कि ईरान इस्राएल के हाथों में खेल गया। ओके, अब संजीव